तो कल हम लोगों ने चैप्टर 2 किया था। ओके, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि ये कोड जरूर लिख लेना। ये कोड बहुत ही जबरदस्त है। ये महान कवि कालिदास जी ने लिखा गया, ठीक है, याद रखना। The state collect tax for the greater welfare of its citizen in the same way as the sun evaporates water, only to return it manifold in the form of rain। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स इसलिए ले रही है कि ताकि वो टैक्स से आप लोगों की क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। ओके, सड़कों की डेवलपमेंट कर सके, देश की डेवलपमेंट कर सके, ओके, गरीबों का उद्धार कर सके। चैप्टर इज ऑल अबाउट डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी। अगर आर्थिक वृद्धि होगी तो सरकार का दिवालियापन नहीं निकलेगा। हालांकि सरकार का दिवालियापन निकल गया तो आर्थिक वृद्धि होगी या जरूरी नहीं है, वाइस वर्सा टर्म्स हैं दोनों। ठीक है, इसके बारे में बताया गया कि क्या ग्रोथ बढ़ेगी, जो हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो क्या उससे डेट सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो बताया गया। तो आप बताओ मेरे को, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ग्रोथ के साथ हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, क्या पढ़ा था हम लोगों ने। इंक्रीज होगी। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना चाहिए, ग्रोथ ज्यादा होगी इंटरेस्ट रेट से या कम होगी। ग्रोथ इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, तभी डेट सस्टेनेबल होगा। तो जो हमारा आईआरजीडी है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए डेट सस्टेनेबल के लिए। वेरी गुड यार, वेरी गुड मैम, नेगेटिव होना चाहिए। ओके, बच्चे इतने टैलेंटेड है, वो माइनस का साइन डाला। देवियों तुम्हारे चरण कहाँ है, इसे छूने का मन करता है, इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ। तो आ जाओ। डेविड रिकार्डो की बातें हमने पढ़ी थी। डेविड रिकार्डो का क्या कहना था कि डेट सस्टेनेबल होना है। डेविड रिकार्डो भैया क्या कह रहे थे। डेविड रिकार्डो क्या कह रहे थे, डेविड रिकार्डो भैया ये बोल रहे थे कि भैया बाहर से बोरोइंग मत करो, ठीक है, क्योंकि कर्जा चढ़ जाएगा और इससे क्या कहते हैं, लोग सेविंग्स करने के बजाय उसमें इन्वेस्ट करेंगे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। ओके, तो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से क्या क्या पढ़ा था कल हमने। इकोनॉमिक साइकिल के बारे में आपको बताया था, जैसे एक्सपेंशन हो रही है, देन पीक पे पहुंच जाती है रिसेशन, देन ट्रफ। ये कौन सी सिचुएशन होती है, डिप्रेशन वाली। डिप्रेशन माने सीवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन। ओके, यानी लंबे चलने वाले दीर्घ अवधि के रिसेशन को डिप्रेशन कहते हैं। इट मींस घोर मंदी वाला। ओके, यूएसए में आया था 1929 से 39 के बीच में, आफ्टर मैथ ऑफ स्टॉक मार्केट क्रैश। ठीक है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगी थी, उसके बाद यूएसए में क्या आया था, डिप्रेशन आया था। सर आपने याद रखना है। उसके बाद हमने आपको जीडीपी का बताया था कि जीडीपी यानी बढ़ेगा जब, तो उस वक्त रिसेशन के टाइम पे, मतलब जीडीपी जब आपका कम है तो उस वक्त जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए हमें कैसी पॉलिसी अपनानी चाहिए, उसके लिए हमें अपनानी चाहिए काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। यानी जब फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आपको बताया था कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है सर, किससे, रिसिप्ट से। ओके, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा सर, फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। ओके, जब एक्सपेंडिचर आपका रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है। ओके, तो उसका काउंटर क्या है, उसका काउंटर है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है सर, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए, उसका रीजन हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको जीडीपी पता होना चाहिए। जीडीपी मींस टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the boundary of a nation over a given period of time, usually 1 year। Okay, जीडीपी का फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड से होता है C + I + E + X - M = जीडीपी। C बोले तो कंजम्पशन, ठीक है, जो आप लोग खरीदा खरादी करते हो। इन्वेस्टमेंट सर, जो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। और तीसरा आता है E फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाया बोरोइंग, ठीक है ना। और तीसरा नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहता है बढ़ाना चाहिए, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी कहती है। क्यों, क्योंकि मंदी के दौरान यानी रिसेशन के दौरान निजी निवेश और उपभोग तो कम हो जाएगा, यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट तो कम हो जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन सरकारी खर्च में बढ़ोतरी करनी चाहिए। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड।
अब सरकारी खर्च में क्यों बढ़ोतरी करनी चाहिए, उसका रीजन बताया गया, क्योंकि रिसेशन के टाइम पे सर आपका जीडीपी कम हो जाएगा। तो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी कहती है कि उस वक्त आपको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनानी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए और टैक्सेस कम कर देनी चाहिए। टैक्सेस कम करेंगे ना रिसेशन में, लोगों के पास पहले पैसे नहीं है, तो इसलिए टैक्सेस बेचारों पे कम कर दो और गवर्नमेंट खर्चा करे, ठीक है। और अगर एक्सपेंशन हो रही है, अगर जीडीपी दबा के पूरा बढ़ रहा है, ठीक है, उस केस में क्या करो, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए और टैक्सेस ले लेने चाहिए कि भाई अब तो लोगों के पास पैसे हैं, अब तो इनसे पैसे ले लो, ठीक है। तो आउटकम इसकी क्या निकलेगी काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की, इट सॉफ्टन द रिसेशन को थोड़ा सॉफ्ट कर देगी, एंड इट मॉडरेट द एक्सपेंशन, ठीक है, एंड देयर बाय डिक्रीजिंग द फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में जो फ्लक्चुएशन, जो उतार चढ़ाव है ना, वो कम हो जाएंगे, ओके। सिमिलरली दूसरी पॉलिसी होती है प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। भाई साहब ये रिलेशन जरूर याद रखना कि काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी के दौरान हमने करना क्या है, एक्सपेंडिचर बढ़ाना है या घटाना है, टैक्सेस बढ़ाने हैं या घटाने हैं, ये चीज ध्यान रखना। प्रो साइक्लिकल में क्या होता है, कंट्रैक्शन रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम कर देती है और ऊपर से टैक्सेस दबा के कलेक्ट कर रही है, वो पहले ही मरे हुए हैं लोग, ऊपर से टैक्सेस आप दबा के ले रहे हो, ऊपर से एक्सपेंडिचर भी नहीं कर रहे, ठीक है। और एक्सपेंशनरी जब हो रही होती है तो उस वक्त गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर देती है और उस वक्त टैक्सेस नहीं लेती, ठीक है। तो इससे क्या आउटकम निकल के आती है, इट डीपन्स द रिसेशन एंड एम्पलीफाई द एक्सपेंशन, देयर बाय इंक्रीजिंग द फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस साइकिल। तो जिस वजह से बिजनेस साइकिल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है। रेलेवेंस आपको मैंने बताया था कि पहले के जो महाराजा लोग थे वो फेमाइन और ड्रॉट के टाइम पे पैलेसेस बिल्डअप करते थे, ठीक है। फेमाइन और ड्रॉट के टाइम पैलेसेस बिल्डअप करते थे, उसके पीछे कारण होता था उससे, क्योंकि लोगों को क्या मिलेगी सर, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यानी रोजगार मिलेगा। इससे क्या होगा, उनका इकोनॉमिक फॉर्चून्स ठीक होंगे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के। तो इकोनॉमिक थ्योरी भी उसी बात को क्या कहते हैं लागू करती है, दैट in effect makes the same recommendation in a recessionary year, government must spend more recession के time पे during expansionary times. Such counter cyclical fiscal policy stabilizes the business cycle by being contractionary in good times। भाई साहब जब अच्छा टाइम चल रहा है तब contractionary हो जाओ, वो बताया था ना बुआ जी वाला एग्जांपल, बुआ जी जब तो 1 करोड़ रुपया आप कमा रहे हो तब तो देके जा रही है 100 रुपए, ठीक है, लेकिन जब आप बिल्कुल ही मरे हुए हो, ठीक है, उस वक्त आपको दे नहीं रही। तो जब 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो उस वक्त तो देने की जरूरत ही नहीं है ना। बुआ को समझाओ कि बुआ अब मंदी की हालत है, अभी पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे, तो अभी देके जाओ, समझे। सो इन गुड टाइम्स कंट्रैक्शनरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब होनी चाहिए, बैड टाइम्स में। और प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होना चाहिए, एक्सपेंशनरी होनी चाहिए गुड टाइम्स में, ये होती है मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, और कंट्रैक्शनरी होती है रिसेशन में। तो हमें प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी को अपना के हमें किसे अपनाना चाहिए, क्या कहते हैं, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी को अपनाना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेगा कि रिसेशन के टाइम पे कौन सी फिस्कल पॉलिसी को अपनाना चाहिए। सो योर आंसर मस्ट बी काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ना कि प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। रिसेशन के टाइम पे जैसे कि बताया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, सो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नीड टू बी इंक्रीज टू बूस्ट द जीडीपी, ठीक है। जीडीपी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, और इस पॉलिसी को कहते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। और इकोनॉमिक सर्वे ने ये पाया है कि यूएसए में और यूके में ये पॉलिसी अपनाई जा रही है, लेकिन भारत में ये नहीं अपनाई जा रही, इसलिए भारत में काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अपनानी चाहिए। सर व्हाई इंडिया डज नॉट फॉलो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, इंडिया क्यों नहीं काउंटर साइकिल, नहीं, भारत में अपनाई जाती है लेकिन इतनी अच्छी तरह नहीं अपनाई जाती, नॉट सो मच, ठीक है। उसके कहीं भी रीजन हो सकते हैं, हमारे जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने एडवाइस नहीं किया होगा, ठीक है ना, पॉलिटिशियंस को कि आप इस तरह की पॉलिसी अपनाओ। लेकिन अभी के इकोनॉमिक सर्वे ने एग्जाम्पल दिया है कि भाई साहब इस तरह की पॉलिसी को अपनाओगे तो तब जाके आपका उद्धार होगा। इसका रीजन भी बताया, इसको जस्टिफाई किया है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि यूएसए में भी अपनाई गई है, यूके में भी अपनाई गई है, तो इसलिए आप लोग भी इसको लागू करो अच्छी तरह से, मतलब लार्ज स्केल पे। क्योंकि यहाँ देखो आप क्या लिखा हुआ है, काउंटर्स, एक सेकंड, हाँ, गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड मोर, मतलब कि जरूरत से ज्यादा एक्सपेंड करना है।
मतलब कि जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में स्पेंड करते हो उससे भी ज्यादा स्पेंड करना है आपको, ठीक है। और वो स्पेंड एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे में जस्टिफाई इस हिसाब से किया हुआ कि क्योंकि गवर्नमेंट को बोला जा रहा था कि यार आप तो इतना इतना ज्यादा उधार ले रहे हो, तो उसको आगे जस्टिफाई किया गया कि हमारी जो पॉलिसी हम जो अपनाएंगे वो काउंटर फिस्कल पॉलिसी अपनाएंगे, और उसके लिए एक्सपेंडिचर करना है, और एक्सपेंडिचर के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए तो हमें बाहर से भीख मांगनी पड़ेगी, बाहर से भीख मांगेंगे या अपने घर में भीख मांगेंगे तो हमारे ऊपर कर्ज चढ़ेगा। तो ये जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर कर्ज चढ़ी जा रहा है, तो उनको ये जवाब है कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी बनाने जा रहे हैं हम। ओके, तो रिकार्डो भैया ने भी बेइज्जती कर रखी थी कि भाई साहब सरकार जब बोरोइंग लेगी तो उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा, उसके बाद पैसा चढ़ जाएगा। तो उसका भी इन्होंने सोल्यूशन बताया कि भाई साहब अभी बताते हैं, पहले आप रिकार्डो की थ्योरी समझो। रिकार्डो भैया कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी बैंकों को, बैंक पैसे देगा और गवर्नमेंट उनको ब्याज देगी, ज्यादा ब्याज, ठीक है। लोगों की सेविंग्स कम हो जाएगी। लोगों की सेविंग्स क्यों कम हो जाएगी, लोग कहेंगे कि भाई साहब गवर्नमेंट दे रही है ज्यादा ब्याज। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्टली नहीं बेचती, बैंक के थ्रू बेचती है, ठीक है ना। इससे क्या होगा सर, लोगों की सेविंग्स कम हो जाएंगी। अब आपको पता चले कि भाई साहब 20% ब्याज पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल रही है, आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, 20% ब्याज लगा के 20,000 रुपए बनेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहते हैं, आपके मन में लालच आ गया कि भाई एक काम करता हूँ, 1 लाख रुपए जमा करा देता हूँ, तो साल बाद या 2 साल बाद 1,20,000 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे आप 3-4 बंदों को और स्कीम बताओगे, वो आगे बताएंगे, ठीक है। इस वजह से आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाएगी, आप सारे पैसे बैंक में जमा कराओगे, ठीक है। बिकॉज पीपल फियर दैट टैक्स हाइक इन फ्यूचर व्हेन गवर्नमेंट विल हैव टू रीपे द मनी। तो उस कर्ज को वापस लौटाने के लिए कभी ना कभी सरकार को टैक्स बढ़ाने होंगे, ठीक है। फ्यूचर में क्या करेगी सरकार, फिर टैक्स बढ़ा देगी, क्योंकि अब उसको ब्याज भी तो देना है ना, मतलब उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी चुकाना है और इंटरेस्ट भी चुकाना है, तो इसलिए वो टैक्स बढ़ा देगी लोगों का। और लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि हम यार शॉपिंग क्यों करें, हम नहीं करेंगे, हम तो बचत करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगी सर, कंजम्पशन बट कम हो जाएगी, और ज्यादा कंजम्पशन कम हो जाएगी। और जब कंजम्पशन कम हो जाएगी, ऑलरेडी पहले लोग 10 लोग बाइक ले रहे थे, अभी एक एक ही आदमी बाइक ले रहा है, तो इससे क्या होगा, अनसोल्ड इन्वेंट्रीज पड़ी रहेगी कंपनी की, क्योंकि कंपनी का पहले प्रोडक्शन थी और सेल थी, सपोज करो महीने में 100 बाइक्स की या 100 कार्स की। ओके, तो अभी क्या है, कंजम्पशन कम होने की वजह से वो जो 100 वाली सेल है वो घट के सपोज 40 रह गई है, ठीक है। तो यानी कि जो 60 बची है ना, उनको अनसोल्ड इन्वेंट्रीज बोल रहे हैं। ओके, तो जिस वजह से कंपनी कहेगी कि भाई मेरी तो 60 बाइकें ऑलरेडी पड़ी हैं, तो जहां 20 लेबर काम कर रही है, 20 बंदे काम कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री में, वो कहेगा इनको घटा के 10 कर दो। तो जिस वजह से बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये देखो सर, बोरोइंग की वजह से सेविंग कम हो जाएगी लोगों की, और सेविंग कम होने की वजह से कंजम्पशन कम हो जाएगी, ठीक है। ये छोटा सा लॉजिक है, रिकार्डो भैया ने कहा है, रिकार्डो भैया ने कहा है, आपने इस बात को मानना नहीं है, ठीक है। तो रिकार्डो भैया अगर सही है, वो कह रहा है, तो कर्ज के लिए पैसों से सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के चलते बाजार में कंजम्पशन कम हो जाएगी। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं होगा। इकोनॉमिक सर्वे ने भाई साहब एनालिसिस किया नेहरू गांधी के टाइम पे, यानी इंदिरा गांधी नेहरू के टाइम पे, उन्होंने पाया कि भाई साहब रिकार्डो की थ्योरी तो इनवैलिड है इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है। भारत के संदर्भ में ये जो थ्योरी है ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो वी शेप की रिकवरी, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे डिप्रेशन है, इससे रिकवरी करने के लिए यानी दोबारा ऊपर उठने के लिए गवर्नमेंट को पैसे लेने ही पड़ेंगे विदाउट वरिंग अबाउट डिक्रीजिंग कंजम्पशन, ठीक है। यानी कोरोना के बाद अभी जैसे रिसेशन वाला पीरियड चल रहा है काइंड ऑफ, ठीक है, यानी कोरोना के बाद अर्थतंत्र में पुनर्द्वार करने के लिए दे दनादन कर्जा लेना चाहिए सरकार को, और रिकार्डो की बात भारत के परिप्रेक्ष्य में सत्य नहीं है। नहीं है क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ता है किस पे, जीडीपी पे और इकोनॉमी पे। कैसे बढ़ता है सर, आपको बताते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, पहले आपको ये बताते हैं। कल भी बताया था मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है सर, किसी की स्पेंडिंग जब किसी की इनकम बनती है, और वो स्पेंडिंग किसकी है, किसकी स्पेंडिंग है, कल बताया था आपको, अगर नशे में नहीं होगे तो बता दोगे, गवर्नमेंट की, वेरी गुड यार। और इनकम किसकी है, इनकम किसकी है, जल्दी जल्दी, इनकम किसकी है, लोगों की, है ना। तो लोगों ने क्या किया,
सरकार ने क्या किया, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, जब गवर्नमेंट इंजेक्ट कर देगी मनी, ठीक है, जिससे क्या होगा, मनी जब इंजेक्ट होगी लोगों को काम मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तनख्वाह होगी, तो लोग डिमांड करेंगे, यानी कि इंजेक्शन ऑफ न्यू डिमांड इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देयर इज लाइकली टू बी अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। दिस इज बिकॉज एन इंजेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा इनकम लीड्स टू मोर स्पेंडिंग, लोगों के पास पैसा आएगा वो स्पेंड करेंगे, विच क्रिएट्स मोर इनकम, पैसे से पैसा बनता है ना, ठीक है। सो द मल्टीप्लायर इफेक्ट रेफर्स टू इंक्रीज इन फाइनल इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी न्यू इंजेक्शन ऑफ स्पेंडिंग, दैट इज समवन स्पेंडिंग विल बिकम समवन इनकम, ये रट लेना, मल्टीप्लायर इफेक्ट, समवन स्पेंडिंग बिकम्स समवन इनकम, ओके। तो हुआ क्या सर, स्पेंडिंग ऐसे कि गवर्नमेंट ने 100 रुपए खर्च किए सपोज करो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, कल जैसे ये तो मैं बता रहा हूँ ना मैं कि 100 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, कल ना उनको ना वो पढ़ा रहा था मैं कि CRR पढ़ा रहा था, कैश रिजर्व रेशो, तो उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे सपोज करो कि एक आदमी आता है, वो 100 रुपए जमा करवाता है, और 100 रुपए में से क्या कहते हैं, जो बैंक है सपोज करो 4% क्या कहते हैं CRR है, तो उसका 100 रुपए का 4% दे देगा RBI को, ठीक है। तो मेरे को पूछ रहे हैं कि सर, तो लोग डायरेक्टली मतलब RBI में क्यों नहीं पैसे जमा करा देते, भाई पैसे बैंक में जमा होते हैं, फिर बैंक RBI को जमा कराता है, तो फिर लोग RBI में क्यों नहीं जमा करा देते कि बैंक को कैश रिजर्व रखना होता है RBI के पास। तो इस तरह के महान अतरंगी क्वेश्चनों का सामना करना पड़ रहा है। तुम में से तो नहीं है कोई इस तरह की सोच वाला कहीं तुम्हारे दिमाग में भी ऐसी सोच आ रही हो, हाँ सर बात तो बंदे ने ठीक बोली है कि RBI के पास क्यों नहीं रिजर्व रख देते तो भाई साहब बहुत ही तेजस्वी लोग हैं, कभी मतलब हद यार, हद खतरनाक। अब उनको भी धीरे धीरे थोड़ा समझ आ गया, तो अब कुछ सवाल पूछते हैं तो एक लाइन लिखेंगे पहले कि सर एक सवाल पूछता हूँ, बेइज्जती तो नहीं करोगे, उसके बाद फिर वो टुच्चा सा सवाल ऐड करते हैं अपना, धीरे धीरे खौफ पैदा होएगा बेइज्जती का, देखते हैं कब तक सुधरेंगे। सो एनीवेज कम टू द टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने सपोज करो 100 रुपए लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, सपोज ब्रिज बनाया या टनल बनाया नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो जब टनल बनेगा, सड़कें वड़कें बनेगी, तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है ना, सड़कें बढ़िया बन गई हैं, और वहाँ टैक्सियां भी चलेंगी, होटल भी बनेंगे, होटल बेड्स बनेंगे, कर्टन्स बनेंगे, ठीक है। तो यानी कि स्टील की इंडस्ट्री को फायदा होगा, सीमेंट की इंडस्ट्री को काम मिलेगा, प्लास्टिक की इंडस्ट्री को काम मिलेगा, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी कर्टन्स वर्टन्स बनेंगे, ठीक है। तो यानी कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी 150 रुपए, तो हमारी गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, जो कि गवर्नमेंट ने रीपे करना है लोन, जो कि एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट ने कहीं से बोरो किया था, आपको मैंने बताया था, यहाँ बोरो किया था, ओके। यानी कि बढ़ोतरी सरकारी खर्च में बढ़ोतरी करने से निजी निवेश में भी बढ़ोतरी होगी, याद रखना। तो जीडीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। यानी और जीडीपी बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा तो उससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट उसको वेलफेयर स्कीम्स में लगाएगी, और वेलफेयर स्कीम्स में लगाएगी तो गरीबी कम होगी। ये जो लिंकेज है ना, ये याद रखना सर, कि किस तरह से लिंक होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट बोरो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और टैक्स कलेक्शन बढ़ने के साथ साथ गवर्नमेंट अपना लोन भी चुका सकती है, यानी रीपे कर सकती है लोन, ओके। IRGD आपको मैंने पढ़ाया था, क्या होता है, इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ इज इक्वल टू IRGD, दैट इज इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। डेट सस्टेनेबल कब होगा, जब IRGD क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमेशा याद रखना। ग्रोथ का नंबर हमेशा ज्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट रेट से, और अगर IRGD पॉजिटिव हुआ, ठीक है, उस केस में नॉट सस्टेनेबल, ओके। मल्टीप्लायर इफेक्ट बता दिया आपको, क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी कल मैंने आपको बता दिया था, कि जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी बंद हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं क्राउडिंग आउट, यानी क्राउड बाहर निकल के चला गया, ठीक है ना। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, द फिनोमेनन ऑफ crowding out of private investment is based on the idea that supply of saving in the economy is fixed, therefore high fiscal spending, यानी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है,
may increase the demand for loanable funds and hence exert an upward pressure on interest rate and thereby discouraging the private investment। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि इंडिया के केस में ऐसी चीज नहीं है, यानी क्राउडिंग आउट इफेक्ट वाली बात लागू नहीं होती। चैप्टर का निचोड़ पढ़ा था, वहीं आईआरजीडी इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल के बारे में पढ़ा था। ओके, कुछ नहीं है सर, बच्चों वाली चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया था कर्ज लेने के मामले में सबसे ज्यादा शेयर किसका, सेंटर का स्टेट के कंपैरेटिवली। ठीक है, लायबिलिटी यानी गवर्नमेंट की देनदारी किसको है ज्यादा, बाहर देनदारी है हमारी ज्यादा या अंदर है, याद रखना अंदर। ठीक है ना, हमेशा अंदर ज्यादा कर चढ़ा होता है, घर में बाहर कम होता है। ओके, तो ये सर आपका चैप्टर नंबर 2 था और हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि बहुत छोटा सा इम्पोर्टेंट है, तो वो खत्म कर लेते हैं फटाफट से। इसमें कोई डाउट है? सॉरी पूछा नहीं यार मैंने, इस चैप्टर 2 में कोई डाउट है क्या भाई लोग? चैप्टर 2 में कोई डाउट है? चैप्टर 2 में कोई डाउट है भाई लोग? नहीं है? वाह जी वाह, दिल खुश कर दिया, अरे वाह। बहुत बढ़िया। ओके, तो चैप्टर 1 जो कि लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, मतलब हमने उल्टे से शुरू किया था। इस चैप्टर का नाम है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड एमिड्स अ वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। ठीक है, कोरोना के बारे में। ठीक है, कोरोना में जो लॉकडाउन वगैरह लगा है, गवर्नमेंट की तारीफें कर रखी हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम करा है और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे मेजर्स लिए हैं कोरोना के दौरान, तो ये सब बकैती है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जिस्ट क्या है, भारत सरकार ने जल्द ही जो लॉकडाउन और तालाबंदी की, उसके चलते हम मृत्यु और संक्रमण को कम कर पाए। चैप्टर में ये कहना चाह रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, यानी कि हमें कुछ समय तकलीफ हुई, लॉकडाउन करा, लड़कियों को बेचारियों को गोलगप्पे नहीं मिले, लड़कों को नाई नहीं मिले जिससे दाढ़ी नहीं कटवा पाए, लड़कियों को ब्यूटी पार्लर नहीं मिले जिससे वो तोतापरी नहीं बन पाई, तो शॉर्ट टर्म पेन हुआ उनको। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन है मैम, इससे आपको कोरोना नहीं हुआ, देख सकते हो आप। तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन। और इसमें ये बताया हुआ कि भारत अब आत्मनिर्भर बन गया भाई साहब, इंडिया में क्या क्या चीजें बनने लग गई हैं, रॉकेट बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बन रही हैं। आत्मनिर्भर भारत की वो गुणगान कर रखे हैं, यानी महिमा मंडल कर रखे हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, साइंस का कुछ एक दो टॉपिक्स हैं। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा। फ्यू कुछ डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं और आत्मनिर्भर के जो इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट ने चूज किए हैं हर पर्टिकुलर सेक्टर में। ठीक है, वो हम देखते हैं। मेंस में कोरोना रिलेटेड इन्फो, कोरोना के बारे में जो मैंने आपको याद है, मेरे आपको करवाया था लेक्चर, पढ़वाया था कोरोना के बारे में, लेक्चर हुआ था हमारा, याद है कई साल पहले? याद है बच्चों को? बहुत बढ़िया। तो उस चैप्टर में से भी पढ़ सकते हो कोरोना, और थोड़ा सा आप इकोनॉमिक सर्वे में से पढ़ लेना कि कोरोना के बारे में यही सब बता रखा है। उस मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ, वो सार्स वगैरह ये सब। ठीक है, म्यूटेशन वगैरह होती है, कैसे जंप करता है। ठीक है, होस्ट ढूंढता है वायरस अपना। ठीक है, और आत्मनिर्भर के इनिशिएटिव्स वगैरह इसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर। तो इस चैप्टर में सर एक जो सबसे पहले चीज आती है, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर नाम की चीज आती है, आपको पता होना चाहिए। ये R0 है, RO नहीं है, ये R0 है। ओके, तो वो कहता है कि ये रिप्रोडक्शन नंबर वो वाला नहीं है, वो रिप्रोड्यूस करना, बच्चे बच्चे करने वाला रिप्रोडक्शन नंबर नहीं है। इसका नंबर का मतलब क्या है कि ये वैसे ही इन्होंने बनाया बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। इसमें क्या बताया गया कि अगर ये रिप्रोडक्शन नंबर कम होता है,
अगर रिप्रोडक्शन 1 से कम होता है तो उसका मतलब है कि एक ही आदमी संक्रमित हुआ है, ठीक है, और उससे ज्यादा लोग संक्रमित नहीं हुए, ठीक है, सिर्फ एक ही संक्रमित हुआ है और वो संक्रमित हुआ और उसको हमने आइसोलेट कर दिया, ठीक है, तो यानी कि वायरस आगे नहीं फैला। तो याद रखना, जब रिप्रोडक्शन 1 से कम हो तो उसका मतलब क्या होता है, दैट ईच एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन कॉजेज लेस देन वन न्यू इन्फेक्शन बिकॉज वी आइसोलेट दैट गाय, ठीक है, हु इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, सो एंड डिसीज इवेंचुअली पीटर्स आउट, और डिसीज खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि एक बंदे को हुआ, हमें पता चला, उसको हमने साथ ही क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। ओके, तो याद रखना, अगर रिप्रोडक्शन नंबर 1 से कम होगा तो इट मीन्स each existing infection causes less than one new infection and disease eventually peters out. Okay, and if reproduction number is equal to 1, अगर reproduction number होता है 1, इसका मतलब क्या होता है कि that each existing infection causes one new infection. For example, सपोज करो मेरे को कोरोना हो गया, ठीक है, तो मैं मेरी बीवी के साथ रहता हूँ तो उसको हो गया, ठीक है, तो हम दोनों को हो गया, हम दोनों आइसोलेट ही हो गए और हम दोनों ठीक हो गए, ठीक है, यानी कि जिसके साथ वो एक पर्टिकुलर बंदा रहता है उसको कोरोना हो गया, जैसे कि लिखा हुआ है ईच एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन कॉजेज वन न्यू इन्फेक्शन, ठीक है ना, एंड इट विल नॉट लीड टू एन आउटब्रेक और एपिडेमिक, ठीक है, इससे एकदम से फैलेगा नहीं, क्योंकि घर में ही थे हम लोग, घर में ही हमें कोरोना हो गया और घर में ही रह गए हम कमरे में, ठीक है, और कोरोना फटाफट ठीक हो गया। अगर हम निकल जाते बाहर, ठीक है, तो लोगों को करते संक्रमित, ठीक है, तो उससे पेंडेमिक की सिचुएशन आ जाने की। तो याद रखना कि जब रिप्रोडक्शन नंबर 1 से कम होता है तो उस वक्त भी एपिडेमिक नहीं फैलता, अगर रिप्रोडक्शन नंबर इक्वल टू 1 होता है उस वक्त भी पेंडेमिक नहीं फैलता, ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया। अगर रिप्रोडक्शन नंबर 1 से ज्यादा होता है, अब ज्यादा लोगों को हो गया, सपोज करो ईच एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन कॉजेज वन न्यू इन्फेक्शन, अब सपोज करो मेरे को हुआ, मेरी वाइफ को हुआ और एक और बंदे को हो गया हमारे घर में, सपोज करो, अब मेरी वाइफ चलेगी ससुराल अपने मायके, सॉरी, ठीक है, मायके में गई, मायके में 4 लोग हैं, चारों को संक्रमित कर दिया, इधर से मैं चला गया कहाँ पे, जलंधर में आ गया आपको क्लासें पढ़ाने, मैंने कहा इनको ऑफलाइन क्लासें दे के ना इनको कोरोना करके तभी मजा आएगा। तो क्लासेस थी सर, आप भी चालू थे, आप भी 4 लोग आए हुए थे, तो आप चारों को कोरोना हो गया, ठीक है, मम्मी भी नहीं चलेगी, मम्मी भी आगे कीर्तन वीर्तन में चलेगी, मंदिर वंदिर में वहां कर दिया, ठीक है, तो यानी कि जब रिप्रोडक्शन नंबर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो ईच एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन कॉजेज मोर देन वन न्यू इन्फेक्शन एंड देयर मे बी एन आउटब्रेक और एपिडेमिक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटब्रेक और एपिडेमिक, ओके, एंड द लास्ट इज सुपर स्प्रेडर सर, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज करो एक आदमी है, सपोज करो आपकी कामवाली है, आपकी कामवाली गई किसी के घर में झाड़ू पोछा गटका लगाने, ठीक है, वहां पे उनके घर में कोरोना हुआ पड़ा, अब वो आई उनके घर में, उसको कोरोना हो गया, मतलब उसको पता नहीं है कि मेरे को कोरोना हो गया, और इसी तरह वो 10 घरों में जाती है काम करने, ठीक है, 10 घरों में गई तो उसको फैल गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप सब्जी वाले भी ले सकते हो, सब्जी वाले के पास लोग आते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, उनमें से किसी को कोरोना था, सब्जी वाले को कोरोना हो गया, अब सब्जी वाले से कितने लोग आते हैं, 50-100 लोग आते हैं सब्जी खरीदने, तो उससे सारों को कोरोना हो गया, जिससे क्या हो गया, आउटब्रेक, और कह सकते हो आप एपिडेमिक हो गया, ठीक है, यानी 1% में ट्रांसमिट टू टेंस ऑफ हंड्रेड्स और इवन हंड्रेड्स ऑफ अदर केसेस। एग्जांपल सब्जी वाला, काम वाली, ठीक है, मतलब जिनकी जो सोशलाइज ज्यादा होते हैं, करियाने वाला भी हो सकता है, ठीक है ना, सुपर स्प्रेडर का काम करें, और अगर ऑफलाइन क्लासेस हो तो टीचर भी हो सकता है, ओके। तो ये समझ में आ गया रिप्रोडक्शन नंबर कब 1 से ज्यादा होगा या कम होगा, किस केस में एपिडेमिक होगा, तो याद रखना रिप्रोडक्शन नंबर जब 1 से ज्यादा होगा तब उस केस में आउटब्रेक और एपिडेमिक होगा, और सुपर स्प्रेडर होगा उस केस में भी एपिडेमिक होगा, लेकिन रिप्रोडक्शन नंबर अगर 1 से कम होगा और इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में एपिडेमिक नहीं होगा, ओके। उसके बाद आता है सर बार्बल स्ट्रेटेजी इन्फ्लुएंस, ये क्या कहती है सर, सॉरी बार्बल स्ट्रेटेजी इन फाइनेंस, बार्बल स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए हमें। तो जैसे कि बार्बल आपको पता है, जिम में जाते हो वो रखी होती है, रॉड्स रखी होती हैं,
पता है जिम नाम की चीज होती है बेटा, रोड वोड रखी होती है, वहां पे एक्सरसाइज करते हो आप लोग, पता है ना? हाँ, तो शुरुआत में गए आप पहले दिन, तो पहले जाओगे तो आपको आपकी शक्ल देख के, अगर आपकी चिलगोजे वाली बाजुएं हैं, पतली पतली गन्ने की गनेरियों जैसी बाजुएं हैं, तो आपको कहेगा कि बेटा ऐसा है, अभी 2.5 किलो का डंबल उठाओ और थोड़ी हल्का हल्का जोर लगाओ शरीर में, ठीक है? तो 2.5 किलो के डंबल से शुरुआत करोगे, तो धीरे धीरे आपको वो 5 किलो पे लाएगा, 5 से 10 पे लाएगा, ठीक है? 10 से 12.5 पे, 12.5 से 15 पे, धीरे धीरे करते करते आप 25 तक भी पहुंच जाओगे, 30 तक भी पहुंच जाओगे, ठीक है? बट इवेंचुअली, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे। तो सिमिलरली बारबल स्ट्रेटेजी क्या कहती है? बारबल स्ट्रेटेजी यही है जो मैंने आपको बताया। बारबल स्ट्रेटेजी कहती है कि भाई साहब गवर्नमेंट ने भी बहुत बढ़िया किया, स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन किया और स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन खोला कि किस राज्य में ज्यादा संक्रमित लोग हैं उस हिसाब से उनको खोला। ओके, जैसे कि फाइनेंस में होती है बारबल स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल, आपने शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में भी। जैसे कि मान लो आपकी तनख्वाह है 5 लाख रुपए, ठीक है? और आपने करा सर 1 लाख रुपए सबसे पहले इन्वेस्ट किया शॉर्ट टर्म बॉन्ड में, ठीक है? हमेशा छोटी चीज में ही इन्वेस्ट करते हो ना, है ना? ये तो नहीं कि एकदम से कि 5 लाख की 5 लाख तनख्वाह लगा दी सारी की सारी शेयर मार्केट में। तो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, ठीक है? उसके बाद आपको ब्याज मिली और वो 1,08,000 होगी, 8% ब्याज मिली। उसके बाद आपने किया किसमें इन्वेस्ट? मिड टर्म बॉन्ड्स में, ठीक है? आपने कहा कि थोड़ा सा और ज्यादा, तो 1,08,000 आपने मिड टर्म बॉन्ड्स में। उसके बाद फिर आपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, यानी जिसकी मेच्योरिटी पीरियड ज्यादा है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए, जो यहाँ से मुनाफा हुआ। तो यानी कि ये कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप चलो। तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जब मैच्योर हुए, ये मैंने आपको बताया कि जब शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स मैच्योर हुए, यानी 1 लाख के ऊपर 8% ब्याज लगा के 1,08,000 रुपए मिल गए, तो यू कैन यूज दैट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है? प्रिंसिपल हो गया 1 लाख और इंटरेस्ट हो गया 8,000। 1,08,000 रुपए आप यूज कर सकते हो इन बाइंग न्यू बॉन्ड्स, जो आपने नए बॉन्ड बाई किए। जैसे मैंने आपको बताया ना, मिडिल टर्म बॉन्ड्स हो गए या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो गए, ठीक है? दैट पे हायर इंटरेस्ट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, ठीक है? सिमिलरली गवर्नमेंट का भी इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या था? शॉर्ट टर्म लॉकडाउन। याद है आपको लास्ट लॉकडाउन में क्या रहा था? मोदी जी कहते थे कि 6 दिन 7 दिन का लॉकडाउन, फिर 10 दिन का, फिर 21 दिन का। याद है? ये भूल गए? वो थालियां वालियां खड़का रहे थे, इस तरह से टन कर रहे थे, भूल तो नहीं गए? है ना? वो याद है ना? तो वो मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि भाई साहब हमने एकदम से अगर कह दो ना बंदों को भाई साहब 4 महीने का लॉकडाउन है, वही भाई साहब मर जाएंगे आते तो इसी चक्कर में कि घर में रुकना पड़ जाएगा। लड़कियों को तो मौत पड़ जाएगी और असली शक्ल इनकी सामने आ जाएगी अपने पति की, ठीक है ना? बिना जो लिपस्टिक बिंदी की जो होती है, ठीक है? तो इसलिए गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि भाई साहब इस तरह से एकदम से शौक मत दो पब्लिक को। पब्लिक को कहो कि भाई कोई नहीं, 7 दिन का लगाते हैं, 7 दिन बाद जब काम हो जाएगा उसके बाद कहेंगे 10 दिन का, 10 दिन बाद फिर कहेंगे 10 दिन का और। तो गवर्नमेंट का भी इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या था? शॉर्ट टर्म लॉकडाउन, विच, और खोलने का भी ऐसा ही था, स्टेप बाय स्टेप अनलॉकडाउन, ठीक है? पहले एक राज्य खोला, फिर दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला, फिर धीरे धीरे करके। तो ये समझ में आया बारबल स्ट्रेटेजी क्या है फाइनेंस में, और बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर क्या है? बताओ। आ गया आ गया। मतलब आधे तो तुम्हारे में से ऐसे बैठे होंगे, ऐसे नींद में ना, सर ने पूछ लिया कुछ, हाय अब यस कहाँ से करें, साला वाई नहीं मिल रहा, कहाँ पे है, ऐसे। तो इस तरह से भाई आलस छोड़ दो, ठीक है? आगे आ जाओ, अलर्ट होके बैठो। उसके बाद सर बारी आती है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। क्या होता है सर? स्ट्रिंजेंसी मींस स्ट्रिक्टनेस, कि किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी स्ट्रिक्टनेस की थी। हाउ स्ट्रिक्ट वाज द स्टेट गवर्नमेंट इन लॉकडाउन? कौन सी राज्य सरकार ज्यादा स्ट्रिक्ट थी लॉकडाउन के दौरान, ठीक है? महाराष्ट्र में वो कहते हैं कि लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी थी है,
बिहार और यूपी के कंपैरेटिवली, बिहार और यूपी में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। मेरे को समझ नहीं आती, गरीब लोग हैं, एक तो गरीबी भी सबसे ज्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी इधर ही सबसे ज्यादा है, पता नहीं क्या करते हैं, भगवान जाने। तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है बिहार और यूपी कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी यूपी और बिहार में केसेस कम है महाराष्ट्र के कंपैरेटिवली, जबकि महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताया हुआ कि कौन सी स्टेट आगे है, किसने स्ट्रिंजेंट मेजर्स चूज किए, किसने स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया। ठीक है, केरला का सबसे पहले, आपने न्यूज में भी सुना होगा, केरला ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया था, केसेस बहुत जल्दी रिकवर हुए थे वहां पे। ठीक है ना, तो स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स आपने देखना है, आपका होमवर्क है कि कौन सी स्टेट ने बेटर परफॉर्म किया। ओके, उसके बाद है सर आपका एक क्वेश्चन साइंस का। अब ये सर, वो कहते हैं ना कि कई बार तुक्का मारने के लिए भी कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज करो तो तुक्का भी आपका सही बैठ जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा तुक्का चल सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगा, उसके बाद आंसर देना। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ। ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। और इनमें से उस साइंटिस्ट का नाम भी दे रखा है जिसने इन्वेंट, जिसको फादर जनक बोला जाता है, यानी फादर बोला जाता है हैंड हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल। तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, लुइस पास्चर जो कि फ्रांस में है, दूसरा रॉबर्ट रॉबर्ट हुके जो इंग्लैंड में है, जोनस साल्क यूएसए में, और इग्नास सैमुएलविस जो कि हंगरी में है। तो आपका समय शुरू होता है अब। सर बताइए कि इनमें से हैंड हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल का फादर यानी पापा जी किसको बोला जाता है? लुइस पास्चर को, रॉबर्ट हुके को, जोनस साल्क को, इग्नास को। तो बी आंसर आ रहा है सर लोगों का। एनीवन अदर देन बी? और सी? अरे वाह, अरे ए भी, ए रह गया मेरे भाई, ए रह गया, ए भी कर दो। ए रह गया यार, प्लीज ए भी बोलो कोई। तो बाकी बच्चे देने के मूड में नहीं है, उन्होंने नोटा को चूज किया है, नन ऑफ द अबव लग रहा है। तो इसका सही आंसर बता देते हैं। ये सही आंसर दिया है आपका सारा ने, शन्ना ने और पारुल देवी जी ने और हरमन ने, क्योंकि अब तक गूगल कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है इग्नास सैमुएलविस, हंगरी के हैं भाई साहब, है ना। तो एनीवेज आपका होमवर्क है, ये जो बाकी के साइंटिस्ट के नाम है ये किसके लिए फेमस है, इनका, इनके बारे में भी लिखना है आपने। ओके, ये आपका होमवर्क है। तो याद रखना, हैंड हाइजीन, हाथ धोएं, इन्फेक्शन से बचें अस्पतालों में। ये किस साइंटिस्ट ने क्या कहते हैं इजाद किया था, इसको फादर कहा जाता है इस चीज का, इग्नास सैमुएलविस जो कि हंगरी के थे। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना, हंगरी, हंगरी थे यानी भूखे थे। ठीक है, हंगरी वैसे देश का नाम है, आपको पता हो अगर। तो हंगरी थे, भूखे थे। ठीक है, और भूखे थे तो उनको खाना चाहिए था, लेकिन खाना खाने से पहले हाथ धोने। ठीक है, तो इग्नास सैमुएलविस हंगरी के, इन्होंने अस्पतालों में हैंड हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बताया। अब आप कहोगे कि सर इसको क्या जरूरत पड़ेगी, मतलब अस्पतालों में एक्चुअली हुआ क्या सर, इनकी कहानी बताते हैं आपको। इग्नास सैमुएलविस जो कि फिजिशियन थे ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में, ये महिलाओं का होता है डिपार्टमेंट, ऑफ वियना हॉस्पिटल इन 1846। उन्होंने क्या वहां पे पाया कि इफ डॉक्टर वॉश्ड देयर हैंड्स बिफोर चाइल्ड डिलीवरी तो मोर्टेलिटी उससे कम हो रही है। क्योंकि इन्होंने अपने देखा कि यार मेरे डिपार्टमेंट में ना मौतें ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, और लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट थे वहां इसने ध्यान दिया कि वो डॉक्टर हाथ धोते हैं डिलीवरी के टाइम पे, जब बच्चा डिलीवर होता है उस वक्त हाथ धोते हैं।
तो इनको भाई साहब को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब से हैंड वॉश करेंगे, हाइजीन रखेंगे, फिर उसके बाद से चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हुई, ठीक है। मतलब क्या यार हो गए हैं, कुछ भी इन्वेंशन कर रहे हैं, इनका नाम किताबों में आ गया है। इग्नास सैमुएल हंगरी के भैया, हैंड हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल। उसके बाद आता है सर, अभी देखो ये समझ में आया, पहले ये बताओ उसके बाद आगे चलते हैं। एक चीज आपको बतानी है, याद करो जब हमने इकोनॉमिक सर्वे करा था, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे होता है, इसके 2 वॉल्यूम होते हैं, एक वॉल्यूम 1 होता है, एक वॉल्यूम 2 होता है। तो वॉल्यूम 1 हमारा हो गया सर खत्म, 10 के 10 चैप्टर खत्म हो गया। वॉल्यूम 2 यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट, ठीक है, ये हमारा रह गया। तो उसको हम देखते हैं किस हिसाब से कवर करते हैं। तो उससे पहले वॉल्यूम 2 करें हम, उससे पहले कुछ चीजें समझ लें। जैसे कि जीडीपी, मैंने आपको बताया कि जीडीपी क्या है, इट्स अ मार्केट वैल्यू और यू कैन से मॉनेटरी वैल्यू, ओके, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड विदिन ओहो within the domestic territory of a country for a given period, usually 1 year, okay। ये पता होना चाहिए, जीडीपी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए वॉल्यूम 2 करने से पहले, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये बताया गया, कुछ आंकड़े आपको याद रखने हैं। 2018 में हमारे देश की इकोनॉमी कितनी थी, 140 लाख करोड़ की। 2019 में ये बढ़ी 145 लाख करोड़ की होगी। और 2020 में ये देख सकते हो सर आप, कोरोना दिख रहा होगा आपको, ये होगी सर 134 करोड़ की। यानी कितनी कमी, कितनी होगी, -7.7% की कमी होगी जीडीपी में, ठीक है। और यहाँ 4.2% ग्रोथ हुई थी। तो देख सकते हो सर कोरोना काल में किस तरह से दिक्कतें आई। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये इसको जस्टिफाई किया है बेसिकली, जीडीपी को। ये जीडीपी कम होने का कारण क्या, मोदी जी का इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि भाई साहब जीडीपी को तो हम दोबारा से सही कर सकते हैं, लेकिन जो जान जाएगी, जो लोगों की मौत होगी कोरोना की वजह से, उनको नहीं दोबारा ठीक कर सकते, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हो सर किस तरह से ये वी वी शेप इकोनॉमी बनी हुई है हमारी, -7.7 चला गया, ओके। इसको इस तरह से हमने रिवाइव करना दोबारा। आगे चलते हैं सर। उसके बाद आते हैं सर मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। कि इंडिया में जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसके दौरान मतलब किस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या क्या चीजें की गई। जैसे कि देख सकते हो सर आप, एग्रीकल्चर में क्या किया गया, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, ठीक है, 2020 में लाया गया। फार्मर्स फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये तो याद ही रहना चाहिए आपको, एसेंशियल कमोडिटीज वाला, क्योंकि लॉकडाउन में इसी एक्ट के तहत आपकी सपोज करो आपकी फैक्ट्री है मास्क बनाने की, ठीक है, तो मास्क किस में आते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं। सपोज करो आपकी फैक्ट्री है पीपी किट बनाने की, यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाने की, तो आपकी फैक्ट्री किस में आएगी, एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आएगी। तो आपका होमवर्क है सर कि आपको एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ओके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को ये लगा था एजुकेशन वाला। ये रहा सर, प्रधानमंत्री ई विद्या पोर्टल बनाया गया टू इनेबल मल्टी मोड एंड इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है। और मनोदर्पण इनिशिएटिव शुरू किया गया फॉर द साइको सोशल सपोर्ट। आपका होमवर्क है सर प्रधानमंत्री ई विद्या के बारे में पढ़ना है, मनोदर्पण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फाइनेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स
में क्या बदलाव किए गए? डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय इंडियन पब्लिक कंपनीज इन परमिसिबल फॉरेन jurisdiction, provisions to reduce timeline for completion of rights issues by companies। ठीक है ना, जो भी अधिकारों का हनन हुआ था बाहर की कंपनियों द्वारा, ठीक है, तो उसका टाइमलाइन कैसे रिड्यूस करना है, वो सब उस सब की प्रोविजंस डालेगी। और प्राइवेट कंपनीज विच लिस्ट एनसीडीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज नॉट टू बी रिगार्डेड एज लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च। ये जितनी भी नई चीजें हैं सर, आपका होमवर्क है, आपको करनी है। ओके, पीडीएफ में ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ। तो यहाँ ये चैप्टर का निचोड़ लिखा हुआ है सर, फटाफट से पढ़ लेते हैं। द कोविड पेंडेमिक endangered a once in a century global crisis 2020 faced with unprecedented uncertainty at the onset of the pandemic. India focused on saving lives and livelihood by its willingness to take short term pain and long term gain। वो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया का मकसद क्या था, कि जो अभी हम लॉकडाउन लगा के जो थोड़ी तकलीफ दुख तकलीफ सह रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन इसका हमें काफी लंबे समय तक फायदा मिलेगा। India stemmed from the human principle that while GDP growth will recover from the temporary shock caused by an intense lockdown, human lives that are lost cannot be brought back। ये देखो जो वो मैंने मोदी जी वाली लाइन बताई थी, भाइयों और बहनों, क्या कह रहे हैं मोदी जी हमारे, कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था कि भैया जीडीपी की ग्रोथ तो है, वो तो हम रिकवर कर लेंगे, ये टेम्परेरी शॉक है, ये क्या सोच रहे हो, इंटेंस लॉकडाउन से जो टेम्परेरी शॉक है ये तो हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन जो आदमी की जान है वो दोबारा नहीं लाई जा सकती। तो क्या आप इससे सहमत हो सर, मोदी जी ने जो कहा? बताइए भाई और बहनों। भाई और बहनों, सहमत है बच्चे? बीच में से तुम्हारे में से 3-4 बच्चे बोलेंगे सर हमें क्या है, भाड़ में जाए मोदी और भाड़ में जाए इकोनॉमिक सर्वे, हमने क्लियर होना है इसलिए हमें लाइन रटनी पड़ रही है। ऐसा ही है ना सर, हमें क्लियर करना है, हमें नहीं पता। तो मतलब इसका मतलब समझ आ गया ना, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन का। ये टर्म काफी यूज की हुई है बार बार चैप्टर में, इसलिए। ये इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ कि हमें लॉकडाउन जो लगाया है वो बहुत सही चीज लगाई है, क्योंकि जब स्पेनिश फ्लू फैला था तो उसमें भी क्या किया था, उसमें भी इंटेंस लॉकडाउन लगा दिया था, जिस वजह से उस वक्त हमें क्या कहते हैं, विन विन स्ट्रेटेजी हुई थी टू सेव लाइव्स एंड प्रिजर्व द लाइवलीहुड वाया इकोनॉमिक रिकवरी इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ठीक है, और कुछ समय बाद इकोनॉमिक रिकवरी भी हो गई थी। दिस स्ट्रेटेजी वाज आल्सो टेलर टू इंडिया यूनिक वल्नरेबिलिटी टू द पेंडेमिक। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी किसके द्वारा दी गई है कि जैसे लॉकडाउन वगैरह लगा देना चाहिए? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है सर, ध्यान रखना। द स्ट्रेटेजी वाज आल्सो मोटिवेटेड बाय द नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च इन Hansen and Sargent in 2001 that recommends a policy focused on minimizing losses in a worst case scenario when uncertainty is very high. Faced with an unprecedented pandemic and the resultant uncertainty, loss of scores of human lives captured thus the worst case scenario। वही कह रहा है कि यार अगर इंसान की जान माल को खतरा होता है, अगर इंसान की जान जाती है, तो वो भाई साहब वर्स्ट केस है। ठीक है, इकोनॉमी तो हम फिर दोबारा से रिकवर कर लेंगे। तो इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है, उस कर्व को फ्लैटेंड करना है। याद है ना वो कर्व बताया था आपको, वी शेप है, उसको फ्लैटेंड करना है। pushed the peak to September 2020 and helped transform the short-term trade-off between lives and livelihoods into a win-win in a medium to long term that saves both lives and livelihood. After the September peak, India has been unique in experiencing
declining daily cases despite increasing mobility. Okay, so while the lockdown resulted in a 23.9% contraction in GDP in quarter one, ठीक है, recovery has been a V shape, ठीक है, once as seen in 7.5% decline in quarter two, and the recovery across all key economic indicators. वो कह रहा है पहले क्वार्टर में जो जीडीपी था वो हमारा 23% नीचे गिर गया था। ओके, तो वी शेप प्रॉपर बन गई थी और अभी वो कह रहा है कि धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। अभी दूसरे क्वार्टर में सिर्फ 7.5% डिक्लाइन हुआ। ओके, ये भी इकोनॉमिक का पॉइंट सॉरी एमसीक्यू का प्रीलिम्स का पॉइंट बन सकता है। The last point is, unlike previous crisis, the COVID pandemic affects the both demand and supply. India was the only country to announce a slew of structural reform to expand supply in the medium to long term and avoid long term damage to the productive capacity. भाई साहब, भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए ताकि डिमांड और सप्लाई को इफेक्ट ना पहुंचे। ठीक है, तो ये चैप्टर का लास्ट निचोड़ है। On the demand side, India's policy has been calibrated to ensure that the accelerator is slowly pushed down only while the brakes are being removed on economic activities. समझ गए आप? वो कह रहे हैं कि भाई साहब रेस के ऊपर से धीरे धीरे पैर रखना है, तब रखना है जब ब्रेक हट जाएगी। यानी कि जब भाई साहब आपका लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, यानी जो ब्रेकें लगा रखी हैं हमने इकोनॉमी के ऊपर, जब वो हट जाएगा तब हम क्या कहते हैं डिमांड साइड्स के रिलेटेड पॉलिसीज अपनाएंगे। ठीक है ना, एकदम से एक्सेलरेटर के ऊपर तभी पैर रखेंगे। A public investment program centered around the national infrastructure pipeline is likely to accelerate the demand push and further the recovery. वो कहता है कि भाई साहब एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बनाया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें एक्सेलरेट की जाएगी डिमांड को दोबारा से एक्सेलरेट करेंगे टू द फर्दर रिकवरी। The upturn in the economy while avoiding a second wave of infection make India suitable generous case in strategic policy making amidst a once in a century pandemic. Okay. वो कहते हैं जो अपटर्न आया इकोनॉमी में, जो भारत की अर्थव्यवस्था में अपटर्न आया, जो कि while avoiding a second wave of infection make India suitable generous case in strategy policy making amidst a once in a century pandemic. जैसे कि लोग इंडिया को डिफेम कर रहे थे ना कि भाई सब सेकंड वेव आ गई, इंडिया की तैयारी नहीं है, तो कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो सेकंड वेव आई थी और इंडिया की तैयारी नहीं थी, तो इससे हमने काफी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाई है अपनी। ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही बार होता है, मतलब कई सालों में एक बार चीज होती है और इसे हमने अच्छी तरह सीख ले लिया। तो ये था सर चैप्टर नंबर 1 का निचोड़। वॉल्यूम 1 आपका खत्म हो चुका है। बताओ सर, इसमें कोई डाउट होगा बताइए सर। देवी और सज्जनों, बोलो। बताइए बताइए भाई लोग, आप लोगों का होमवर्क क्या है सर? आपने एक तो आत्मनिर्भर के इनिशिएटिव पढ़ने हैं, दूसरा आपने क्या पढ़ना है सर? कोरोना के बारे में पढ़ना है, और तीसरा सर आपने पढ़ना है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स पढ़ना है, और ये जो साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं ये किससे रिलेटेड है वो पढ़ना है। ओके, आपका होमवर्क है कि जरूर जरूर करना है। ठीक है, तो इजाजत है सर जाने की। इकोनॉमिक सर्वे हमारा खत्म हो चुका है, तो देखते हैं आगे क्या चीज लेकर आते हैं आपके लिए। तो इजाजत है जाने की। कोई डाउट वाउट? बच्चों ने इजाजत दे दी है तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे दूसरे भाई इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, उनको पढ़ाते हैं। तो इसी के साथ हमारी इकोनॉमिक सर्वे का हमने वॉल्यूम 1 का भोग डाल दिया।
भाई मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे साथ के साथ कर लो, बीच में छोड़ दोगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और भूल भी जाएगा। ठीक है, इसलिए साथ के साथ खत्म कर लो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।